क्योंकि रहने को घर इंडिविजुअल एचयूएफ को ही चाहिए। किसी कंपनी पार्टनरशिप फर्म एओपी बीओआई को रहने को घर नहीं चाहिए। आपको लगता है कंपनी को रहने को घर चाहिए? नहीं। आपको लगता है पार्टनरशिप फर्म को रहने को घर चाहिए? आंसर इज नो। तो रहने को घर किसको चाहिए? इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को। ये सेक्शन बोलती है कि कोई इंडिविजुअल एचयूएफ है और वो इंडिविजुअल एचयूएफ के पास कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है। मान लो ये घर है मेरा, ये रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है। अब मैं क्या करता हूं, ये रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को अगर आप ट्रांसफर करते हो, क्या करते हो? ट्रांसफर करते हो। मैंने घर बेच दिया और ट्रांसफर करने पे मुझे अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, कौन सा कैपिटल गेन होता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि मैंने कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया और ट्रांसफर करने पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ना, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर मैं क्या करता हूं, कोई दूसरा रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद लेता हूं। दूसरा रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, दैट इज वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। इंडिया में मैं दूसरा घर खरीद लेता हूं, तो ये वाला जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। वापस से समझेंगे, देखो ये एग्जेम्पशन पहली चीज मिलती किसको है? इंडिविजुअल और एचयूएफ को। रहने को घर सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ को चाहिए, बाकी को नहीं चाहिए। सर रहने को घर इंडिविजुअल एचयूएफ को चाहिए तो इंडिविजुअल एचयूएफ को मिलता है। ये सेक्शन बोलती है कि इंडिविजुअल एचयूएफ के पास रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, उसको आप ट्रांसफर कर दीजिए। ट्रांसफर करने पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर आप उस पैसे से क्या करते हैं, कोई दूसरा रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज या फिर कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मेरे पास एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, वो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जयपुर में है और मैंने क्या किया, जयपुर वाली रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच दी। जयपुर वाली रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच दी, तो उस जयपुर वाली रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बेचने पे मेरे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर मैं इंडिया में कहीं पे भी कोई दूसरा घर परचेज कर लेता हूं या कंस्ट्रक्ट कर लेता हूं। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर आप बोल रहे हो यहां परचेज में आपने लिखा है वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, मींस इंडिया में ही खरीदना है नया घर या कंस्ट्रक्ट करना है? आंसर इज यस। नया घर आपको जो खरीदना है या कंस्ट्रक्ट करना है वो इंडिया में करना है, तो ही आपको ये एग्जेम्पशन मिलेगी। लेकिन जो आप ये पुराना घर बेच रहे हो ना, ये आप कहीं भी बेच सकते हो। ये हो सकता है मेरा, जैसे ये पुराना घर है, ये मेरा दुबई में था, मैंने दुबई वाला घर बेचा, चलेगा? आंसर इज चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लॉ बोलता है कि जो नया घर आप एक्वायर कर रहे हो, परचेज और कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, वो आपका इंडिया में होना चाहिए। लेकिन सर एक बात बताओ, जैसे आप मुझे ये बोल रहे हो कि एक घर बेचो और उससे आपको क्या करना है, कोई दूसरा घर परचेज या कंस्ट्रक्ट करना है, तो ये कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एग्जेम्प्ट का मतलब इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा कैपिटल गेन पे। लेकिन सर एक बात बताइए, ये जो आपको नया घर खरीदना है, ये कब तक खरीदना है? इसका कोई टाइम लिमिट तो होगा ना? इसका कोई टाइम लिमिट तो होगा ना कि ये नया घर जो खरीदना है, ये वाला, ये कब तक खरीदना है, कब तक कंस्ट्रक्ट करना है? इसका कोई टाइम लिमिट तो होगा। आंसर इज यस, टाइम लिमिट है। और टाइम लिमिट मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूं। आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, आपका ध्यान इधर होना चाहिए। देखिए लॉ मेकर्स बोलते हैं कि नया घर आपको कब तक परचेज या कंस्ट्रक्ट करना है। जैसे ये जयपुर का घर मैंने बेचा और ये जयपुर का घर बेच के और मैं घर खरीदना चाहता हूं, फॉर एन एग्जांपल मुंबई में। जयपुर का घर बेच के और मैं मुंबई में घर खरीदना चाहता हूं, तो मुंबई का घर कब तक खरीदूं, तो ये कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होगा। तो लॉ मेकर्स बोलते हैं एक काम करिए, यहां पे टाइम लिमिट दे रखी है। और टाइम लिमिट क्या है? लॉ मेकर्स बोलते हैं कि जिस दिन आपने ये जयपुर का घर ट्रांसफर किया ना, उस ट्रांसफर की डेट से या तो 1 साल पहले के अंदर अंदर, मिस -1 ईयर में आप एक काम करिए, -1 ईयर में आप परचेज कर लीजिए, या फिर ट्रांसफर की डेट से 2 साल के बाद के अंदर अंदर +2 इयर्स में आप क्या कर लीजिए, परचेज कर दीजिए।
या फिर ट्रांसफर की डेट से 3 साल के अंदर अंदर, और ये 3 साल के अंदर अंदर आपको ट्रांसफर की डेट से 3 साल के अंदर अंदर मीन्स +3 इयर्स के अंदर अंदर आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। मीन्स यहां पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए 3 साल के अंदर अंदर। दिस इज द टाइम लिमिट टू एक्वायर द न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। जो आपके जो डाउट आ रहे हैं सब डाउट मैं क्लियर कर लूंगा, सिर्फ आप मेरे को सुनते जाइए, लास्ट में जाते जाते आपके सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सर एक बात बताओ, मैंने जो यहाँ पे घर बेचा, ये जयपुर का घर बेचा, तो जयपुर का घर बेचा फॉर एन एग्जाम्पल, ये जयपुर का घर बेचा, उसकी ट्रांसफर डेट है फॉर एन एग्जाम्पल 27 जुलाई 2022, इस डेट को मैंने ट्रांसफर किया जयपुर का घर। तो सर एक बात बताओ, मुझे मुंबई में घर कब तक खरीदना है या कंस्ट्रक्ट करना है जिससे कि मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो जयपुर के घर पे हुआ है उसका मैं एग्जेम्पशन ले पाऊं? तो लॉ मेकर्स बोलते हैं एक काम करिए, जैसे तुम्हारा ये 27 जुलाई 2022 को ट्रांसफर का डेट था, तो इससे या तो एक साल पहले पहले मीन्स एक साल पहले का मतलब हुआ कि आप 28 जुलाई 2021 से लेके इस पर्टिकुलर पीरियड में आप परचेज करिए, या फिर 2 साल के बाद के अंदर अंदर आप परचेज करिए 26 जुलाई 2024 तक, इस डेट तक आप क्या कर लीजिए, परचेज कर लीजिए नया घर। या फिर आप एक काम करिए कि यहां पे 26 जुलाई 2025 इस डेट तक आप क्या करिए, कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। सर आप क्या बोल रहे हो, टाइम लिमिट क्या है? तो टाइम लिमिट ये है कि जब आप पुराना घर बेचते हो, ट्रांसफर करते हो, उस ट्रांसफर की डेट से या तो एक साल के पहले के अंदर अंदर आप क्या करिए, एक साल के पहले के अंदर अंदर आप परचेज कर लीजिए, या उस ट्रांसफर की डेट से 2 साल के बाद के अंदर अंदर आप परचेज कर लीजिए, या फिर ट्रांसफर की डेट से 3 साल के अंदर अंदर आप कंस्ट्रक्ट कर लीजिए और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, तो उस केस में आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। इस टाइम लिमिट को हम पढ़ेंगे -1 + 2 + 3 में। क्या बोलेंगे, -1 + 2 + 3, -1 + 2 + 3, -1 + 2 फॉर द परचेज एंड +3 फॉर द कंस्ट्रक्शन। यहाँ +3 है वो कंस्ट्रक्शन के लिए है, और बेटा -1 एंड +2 है वो आपके परचेज के लिए है। सर एक बात बताऊं मैं आपको, सर है ना, हमको ये तो समझ में आ रहा है कि अगर आपने जयपुर का घर बेच के और फिर बॉम्बे में घर खरीदते हो, ये तो हमको समझ में आ रहा है। मीन्स आप इस डेट को जयपुर का घर बेच दिए और उसके बाद इस पीरियड में आपने बॉम्बे का घर परचेज किया, या फिर इस पीरियड में आप बॉम्बे में घर कंस्ट्रक्ट करते हो 3 साल में। ये तो सर समझ में आ रहा है हमको समझ में ये नहीं आ रहा है कि सर ये -1 में परचेज कैसे हो सकता है। हमको सर समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये -1 में परचेज कैसे हो सकता है। इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक बात समझना आप इजीली समझ पाओगे ये कैसे हो सकता है, मीन्स हाउ इट इज पॉसिबल करके, ठीक है। ये हो सकता है, एक एग्जांपल लेता हूं। आप समझिए, मैं जयपुर में घर है मेरा, जयपुर के घर में मैं रहता हूं, अब मैं बॉम्बे शिफ्ट होना चाहता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जयपुर का घर बेचना चाहता हूं, तो वहां कोई ना कोई बायर ढूंढ रहा होगा कि मुझे जयपुर का घर बेचना है, तो मैं एजेंट को बोलूंगा यार बिकवा दो प्लीज, कोई ना कोई बायर लेके आओ। और मीनवाइल मैं क्या करूंगा, बॉम्बे में अपना खुद का घर एक ढूंढ रहा होऊंगा। तो मैं बॉम्बे का घर ढूंढ रहा था, जयपुर का घर बेचना है, बॉम्बे में घर खरीदना है, तो ऐसा हो सकता है ना कि पहले मैं बॉम्बे का घर परचेज कर लिया और उसके बाद जयपुर का घर बेचा। ऐसा हो सकता है ना कि बॉम्बे का घर मैंने पहले परचेज कर लिया और उसके बाद जयपुर का घर बेचा। ऐसा ही होता है बहुत बार, होता है ऐसा बहुत बार। क्योंकि अगर मान लो मेरे पास कोई घर ही नहीं है तो मैं रहूंगा क्या, कहां, फिर मैं रोड पे रहूं जाके। एक बात बताओ, अगर मेरे पास कोई घर नहीं है, जयपुर का घर था, वो अगर पहले बेच दूं और उसके बाद मेरे पास रहने को तो घर ही नहीं है, तो मैं क्या कहीं रोड पे जाके रहूं। तो इसके लिए ऐसा होता है, इट इज पॉसिबल कि बॉम्बे का घर पहले मैंने एक्वायर कर लिया, परचेज कर लिया, और उसके बाद मैंने जयपुर का घर ट्रांसफर किया। तो हुआ ना, ट्रांसफर की डेट से एक साल के पहले के अंदर अंदर आपने नई प्रॉपर्टी है वो आपने परचेज कर दी। तो क्या ये पॉसिबल है? आंसर इज यस, ये पॉसिबल है करके, ठीक है। तो जिन जिन लोगों को ये डाउट आया कि -1 में कैसे नया घर खरीद सकते हैं, टेंशन मत लो, मैंने आपको बता दिया कि भैया ऐसा होता है। मैं जयपुर का घर बेचना चाहता हूं, बॉम्बे में घर खरीदना चाहता हूं, इज इट पॉसिबल? आंसर इज यस, इट इज पॉसिबल। कि मैं क्या करूंगा, बॉम्बे का घर पहले खरीदूंगा, फिर जयपुर का घर बेचूंगा। तो बेचा जब ट्रांसफर किया उससे पहले पहले घर एक्वायर किया ना, ये पॉसिबल है। आंसर इज यस, ये पॉसिबल है। तो आप मुझे बोलेंगे
कि सर ये वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, जो नया घर खरीदना है या कंस्ट्रक्ट करना है, उसका टाइम लिमिट क्या हुआ, -1 +2 +3। -1 +2 है वो परचेज के लिए है और +3 है वो कंस्ट्रक्शन के लिए है। अगर इंग्लिश में बोला जाए तो मैं ऐसा बोलूंगा कि न्यू हाउस प्रॉपर्टी शुड बी परचेज विद इन 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर or within 2 years after the date of transfer और constructed within 3 years after the date of transfer करके, ठीक है। तो ट्रांसफर की डेट से -1 +2 +3 ये तुम्हारा टाइम लिमिट रहेगा नया घर परचेज करने का या कंस्ट्रक्ट करने का। लेकिन एक चीज समझना, सब लोग इधर देखना, इधर देखना, इधर देखना, इधर देखना, इधर देखना, इधर देखना। मैं तरफ आप कुछ भी मतलब दिमाग में मत लाओ, जो दिमाग में आ रहा है उसको रहने दो, क्योंकि मैं सब चीजें क्लियर करने वाला हूं। सर एक बात बताओ, आप बोल रहे हो जयपुर का घर बेच दो, बॉम्बे का घर खरीदो, चलो कोई बात नहीं, लेकिन एग्जेम्पशन मिलेगा कितना? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इधर देखना। मैंने ये जयपुर का घर बेचा और इस जयपुर के घर पे कैपिटल गेन का कैलकुलेशन कैसे आ रहा है पता है? ये जयपुर का घर है, इस पे कैपिटल गेन का कैलकुलेशन आ रहा है, कैपिटल गेन का कैलकुलेशन आ रहा है। तो कैपिटल गेन की कैलकुलेशन में मान लो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो 100 है। अब 100 लैक्स ले लो या 100 क्या बोलते हैं 100 ले लो, जो आपकी मर्जी, माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं है, तो ये 100 बन गया नेट कंसिडरेशन, माइनस इसका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो भी तो एग्जेम्प्ट होगा। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो फॉर एन एग्जांपल 60 है, तो आपका यहाँ पे एलटीसीजी आ गया वो 40 आ गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 40 है। सर एक बात बताओ, यहां कैपिटल गेन कौन से ईयर में टैक्सेबल होगा? जिस ईयर में ट्रांसफर होता है। तो मैंने जयपुर का घर बेचा वो 27 जुलाई 2022 को बेचा, तो आप लॉजिकली सोचिए ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर 22-23 है और असेसमेंट ईयर 23-24 है। असेसमेंट ईयर 23-24 हुआ, प्रीवियस ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24। अब एक बात बताओ, लॉजिकली सोचना, सब चीजें आपको समझ में आएगी। इधर देखो सर, एक बात बताओ, जैसे आप बोल रहे हो कि ये 27 जुलाई 2022 को हमने ट्रांसफर किया, तो सर ये वाला प्रीवियस ईयर कंप्लीट यहां पे हो जाएगा 31 मार्च 2023 को ईयर कंप्लीट होगा प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर में जो इनकम होती है उस पे आपको टैक्स भरना पड़ता है असेसमेंट ईयर में, और टैक्स भरने का मतलब होता है कि आपको अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, अपने को इनकम टैक्स का आईटीआर फाइल करना पड़ेगा, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा सर। और सर एक बात बताओ, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट क्या आती है? अगर मैं आपको बताऊं ना, तो रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट आती है वो नॉर्मली आती है 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर। मींस असेसमेंट ईयर की 31 जुलाई आती है, और जो कंपनियां होती है या फिर जिसकी टैक्स ऑडिट होती है, अब ये क्या क्या होती है कंपनियां, टैक्स ऑडिट, ये आगे वाले टॉपिक्स में आएगा, लेकिन उनके लिए होता है 31 अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर, हमारे लिए मान लेते हैं 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर। तो सर एक बात बताओ, ये प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो गया, और प्रीवियस ईयर कंप्लीट होने के बाद सर यहां असेसमेंट ईयर में तो आपकी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग आएगी 31 जुलाई 2023, और इसको मैं बोलूंगा ड्यू डेट ऑफ आरओआई। आरओआई का मतलब होता है रिटर्न ऑफ इनकम। सर इस ड्यू डेट पे तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। सर ये ड्यू डेट जो आई, इस ड्यू डेट पे आपको अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। रिटर्न फाइल करने का मतलब है कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स भरना पड़ेगा। सर एक बात बताओ, यहां पे आपने जयपुर वाला घर बेच दिया, ये जयपुर वाला घर बेच दिया, यहां पे ये प्रीवियस ईयर कंप्लीट हुआ 31 मार्च 2023 को। सर इसमें भी हमको कोई डाउट नहीं। सर इसके बाद ये ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग आया, अब इस दिन तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा ना। आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर में आपने इनकम कमाई होगी उस प्रीवियस ईयर की इनकम पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा इस डेट को। सर एक बात बताओ, अब हम क्या करें? हमारा तो मन है कि हम आगे जाके घर खरीदेंगे, हमारा तो मन है करके, ठीक है। ये ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम का मतलब होता है उस दिन आपको गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ता है, कि जो प्रीवियस ईयर में इनकम कमाई उस पे टैक्स कब भरते हैं? असेसमेंट ईयर में। असेसमेंट ईयर में एक डेट आती है जिसको बोला जाता है रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट,
जैसे आपने जीएसटी में देखा होगा कि जीएसटी की ड्यू डेट आती है अगले महीने की 20 तारीख को, आपको जीएसटी का पेमेंट करना पड़ता है। तो वैसे ही इनकम टैक्स का पेमेंट कब करना पड़ेगा, अगले साल असेसमेंट ईयर में जाके एक डेट आती है, दैट इज 31 जुलाई। उस दिन आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके पूरा अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ता है। रिटर्न का मतलब यहाँ पे ऐसे वो गोलमाल रिटर्न से नहीं है, यहाँ पे रिटर्न का मतलब गोलमाल रिटर्न से या वेलकम रिटर्न से नहीं है, यहाँ गोलमाल रिटर्न से नहीं है। रिटर्न का मतलब होता है एक विवरणी का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है, जिसमें आप अपने पांचों हेड की इनकम बताते हो, अगर कुछ डिडक्शन लिया है तो वो मिलेगा, और उसके बाद में कितना टैक्स आ रहा है, कितना गवर्नमेंट को भरना है, वो सब चीजें होती है, दैट इज कॉल्ड रिटर्न फाइल करना। अब यार बाबू यहाँ पे इस डेट को क्या हुआ ना, आपकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट आ गई। अब मैं क्या करूं इस दिन, मैं इस दिन क्या करूं, ये असेसमेंट ईयर 23-24 में आपकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट आ गई। अब मैं इस दिन क्या करूं, मेरा तो मन है कि मैं नया घर खरीदूंगा, लेकिन एक बात बताओ, नया घर खरीदने के लिए टाइम लिमिट तो अपने पास लंबी चौड़ी पड़ी है। अपने पास टाइम लिमिट है वो तो 26 जुलाई 2024 तक पड़ी है, और मैं बोलूंगा मेरे को तो कंस्ट्रक्ट करना है तो 26 जुलाई 2025 तक जाके मैं कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं। तो मैं इस दिन क्या करूं, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या बताऊं, क्या मुझे इस कैपिटल गेन पे एग्जेम्पशन मिलेगा या नहीं। मेरी मन की इच्छा तो है, मेरी जो है वो मन की इच्छा तो है करके, ठीक है, कि मैं नया घर खरीदूंगा या मैं नया घर कंस्ट्रक्ट करूंगा, लेकिन मैं रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट जो है उस दिन मैं क्या करूं यार, क्या करूं मैं उस दिन गवर्नमेंट तो बोलेगी कटोरा लेके आएगी, टैक्स दे भाई टैक्स दे, क्योंकि ये तेरी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है, टैक्स भर दू। ये कैपिटल गेन हुआ मान ले 40 लाख का, तो ये 40 लाख के कैपिटल गेन पे अगर लॉन्ग टर्म में 20% की रेट से लॉन्ग टर्म पे टैक्स लगता है तो बोलेगा वो तो 8 लाख रुपया तो टैक्स भर। अब मैं उनको कैसे बताऊं कि मेरे को तो घर खरीदना है, थोड़ा टाइम दो ना, मेरे पास तो इतना टाइम गवर्नमेंट ने दिया है कि इस डेट तक मैं घर खरीद सकता हूं नया, इस डेट तक मैं कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं, तो मैं इस पर्टिकुलर डेट को फिर मैं क्या करूं। तो लॉ मेकर्स बोलते हैं एक काम करो, लॉ मेकर्स बोलते हैं एक काम करो, अनुराग एक काम करो, लॉ मेकर्स बोलते हैं कि इस दिन अगर आपको एग्जेम्पशन चाहिए, मींस इस पे टैक्स नहीं भरना, एग्जेम्पशन का मतलब इनकम है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, उस पे हमको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जेम्पशन चाहिए तो आप एक काम करो, इस डेट से पहले पहले आप घर खरीद लो ना यार, या तो एक काम करो कि इस डेट से पहले पहले आप घर है वो एक्वायर कर ही लो ना। अगर आप इस डेट से पहले पहले घर एक्वायर कर लेते हो तो दिक्कत ही नहीं है, नहीं तो आप एक काम करो, एक्वायर अगर नहीं कर पाए इस डेट तक तो आप एक काम करो, आप उस पैसे को एक अकाउंट में जमा कराओ जिसको बोला जाता है सीजीएस अकाउंट। सीजीएस मतलब कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। एक बैंक में एक अकाउंट खुलता है, और एक बैंक में एक अकाउंट खुलता है, उस अकाउंट का नाम है सीजीएस अकाउंट, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। ये जितनी भी गवर्नमेंट की बैंक है, जैसे एसबीआई है, जैसे आपकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, जैसे आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा है, उनमें एक अकाउंट खुलता है, उस अकाउंट को बोला जाता है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। और आप एक काम करो, इस डेट से पहले पहले या तो घर खरीद लो, नहीं तो आप एक काम करो, ये पैसा जो है ना वो बैंक में जमा करा दो। जो आपका कैपिटल गेन का अमाउंट है, जितना आपको एग्जेम्पशन चाहिए, जो कैपिटल गेन का अमाउंट है, आप उस अकाउंट में जमा करा दो, और उस जमा करा दो, और आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बोल दो कि मैंने वो पैसा उस अकाउंट में जमा करा लिया है, तो आपको एग्जेम्पशन इस साल में मिल जाएगी। मींस रिटर्न फाइल करते टाइम आपको कुछ भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं, इट इज लाइक अ एस्क्रो अकाउंट, आप बोल सकते हैं करके, ठीक है, इट इज लाइक अ एस्क्रो अकाउंट। तो आप एक काम करो कि रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट आएगी ना, उस डेट तक या तो घर खरीद लो, नहीं तो जो आपका डिजायर्ड अमाउंट है, जितने का आप घर परचेज करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, वो पैसे को एक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करा दो इस डेट से पहले पहले, 31 जुलाई 2023 से पहले पहले। अगर आपने पैसा जमा करा दिया तो हम आपको एग्जेम्पशन दे देंगे, ये मानेंगे कि आपने घर खरीद लिया है, हम आपको जो एग्जेम्पशन है वो एग्जेम्पशन दे देंगे, मींस इस कैपिटल गेन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन एक बात बताओ, जो पैसा आपने जमा कराया उस अकाउंट में, जो पैसा आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा कराया है, उसको यूज क्या करोगे आगे जाके। ऑब्वियसली उस पैसे को निकाल के सिर्फ आप घर के लिए ही यूज कर सकते हो, या तो घर परचेज करने के लिए या फिर घर कंस्ट्रक्ट करने के लिए। आप उस पैसे को यूज किसके लिए करोगे, घर के लिए यूज करोगे, या तो घर परचेज करने के लिए या कंस्ट्रक्ट करने के लिए। और इस डेट तक आपको क्या करना पड़ेगा, घर परचेज करना पड़ेगा, इस डेट तक आपको घर क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा।
तो उस पैसे को अल्टीमेटली आपने सीजीएस अकाउंट में डाल दिया, चलो कोई बात नहीं, हम आपको एग्जेम्पशन दे देंगे, अभी टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस पैसे को आप यूज किसके लिए करोगे इस डेट तक, या तो घर को परचेज करने के लिए या फिर घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इस डेट तक, तो ही आपको एग्जेम्पशन यहां पे मिलेगा। यहां पैसा डाल दो, बट पैसा डाला आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी, लेकिन उस पैसे को यूज किसके लिए करोगे, घर को परचेज करने के लिए या कंस्ट्रक्ट करने के लिए। लेकिन एक बात समझना, कोई पूछ रहा है एस्क्रो अकाउंट क्या होता है करके, ठीक है, एस्क्रो अकाउंट क्या होता है? एस्क्रो अकाउंट इज अ वन सेपरेट अकाउंट कि जब भी कोई ऐसी क्या बोलते हैं, उस अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकते या उस अकाउंट से पैसा कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में निकाल सकते, दैट इज कॉल्ड एस्क्रो अकाउंट। आप गूगल पे सर्च करना, आपको मिल जाएगा करके, ठीक है। तो आप ये समझिए ये एस्क्रो अकाउंट नहीं है, ये कैपिटल गेन अकाउंट है, ठीक है। अब एक बात समझना, अगर मान लो आगे जाके आपने पैसा यहां जमा तो करा दिया सीजीएस में, बट वो पैसे को मिस यूटिलाइज कर दिया। मिस यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कि आगे जाके भाई साहब वो पैसे को आपने गलत यूटिलाइज कर दिया। पहले आपने बोला क्या था, पहले आपने बोला क्या था कि हम तो इस पैसे से घर परचेज करेंगे या घर कंस्ट्रक्ट करेंगे, बट आगे जाके मान लो आपने घर खरीदने की बजाय अपना घर बसा लिया। घर बसा लिया इसका मतलब आपने शादी कर ली करके, ठीक है, आपने शादी कर ली करके, शादी कर ली, पैसा निकाल के और आपने शादी कर ली। मैंने पैसा निकाला और पैसा निकाल के मैंने शादी कर ली, हनीमून मना लिया, तो मैंने तो गलत यूज किया। तो मेरे को पहले जो एग्जेम्पशन मिला था, मेरे को बताओ वो वापस विड्रॉ हो जाएगा? वो तो मैंने मिस यूटिलाइज कर दिया पैसे को, तो भैया वो विड्रॉ हो जाएगा और वापस से मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनेगा उस ईयर में जिस ईयर में मैंने क्या किया, वो वायलेशन किया। जिस ईयर में मैंने वायलेशन किया उस ईयर में वो वापस से मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। तो अगर मान लो मैंने एग्जेम्पशन पहले ले ली, क्योंकि इस डेट को मैंने एग्जेम्पशन ले ली थी, मैंने टैक्स नहीं भरा था, लेकिन उस पैसे को मैंने मिस यूटिलाइज कर दिया, उस पैसे को निकाल के मैं हनीमून मनाने चला गया, तो उस पर्टिकुलर केस में भैया वो वापस मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन एक और चीज समझना है यहाँ पे, मान लो मैंने पैसा डाला उस अकाउंट में और उसके बाद मैं भूल गया, मैंने पैसा उसमें डाला लेकिन मैं भूल गया, गजनी हो गया, ऐसा हो सकता है ना करके, ठीक है। मैं क्या हुआ, मैंने पैसा डाल दिया इस अकाउंट में सीजीएस में, मैंने यहाँ एग्जेम्पशन भी ले ली, टैक्स नहीं भरा। ये घर बेचा था जयपुर वाला, इस पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था उस पे टैक्स नहीं भरा, मैंने एग्जेम्पशन ले ली, बट मैं है ना वो पैसा डाल के भूल गया, मैंने ना तो घर खरीदा ना कंस्ट्रक्ट किया, तो गवर्नमेंट वाले, इनकम टैक्स वाले वापस से मेरी वो इनकम बनाएंगे। आप ही बताइए कौन से ईयर में बनाएंगे, इस ईयर में बनाएंगे या इस ईयर में बनाएंगे? राइट आंसर इज 25 में बनाएंगे। भूला, अगर वो पैसा डाल के मैं भूल गया कि ओ मैंने पैसा डाला था, पता नहीं कहां पैसा डाला था, कब डाला था करके, ठीक है, एग्जेम्पशन ले लिया मैंने, कैपिटल गेन अकाउंट में पैसा डाल दिया और मैं भूल गया, तो लॉ मेकर्स क्या करेंगे, इनकम टैक्स वाले क्या करेंगे, बोलेंगे अगर देखो इस ईयर में बनाएंगे 24 में या 25 में, क्योंकि 24 में बनाने जाएंगे तब तो आप बोलोगे ना यार हमारे पास तो 1 साल है ना, हम तो घर कंस्ट्रक्ट कर देंगे ना, हमारे पास 1 साल है, हम तो घर कंस्ट्रक्ट कर देंगे ना। अगर यहाँ आपकी इनकम बनाने गए तो आप बोलोगे हमारे पास तो 1 साल है ना, हम कंस्ट्रक्ट कर देंगे ना। तो लॉ मेकर्स क्या करेंगे, इस ईयर में वो आपकी इनकम बना देंगे, दैट इज प्रीवियस ईयर 25-26 में वापस से वो आपकी इनकम बन जाएगी, जितना पहले एग्जेम्पशन लिया था वो विड्रॉ हो जाएगा, और इस पे पेनल्टीज भी लगती है, इस पे इंटरेस्ट भी लगता है, जो कि सीए फाइनल के सिलेबस में आता है। तो कुल मिला के अगर आपने पैसा यूटिलाइज ही नहीं किया, अनयूटिलाइज रह गया, तो जो एग्जेम्पशन पहले आपको मिली थी वो क्या हो जाएगी, विड्रॉ हो जाएगी। लेकिन सर एक बात बताओ, आप बोल रहे हो यहां एग्जेम्पशन मिलेगा, एग्जेम्पशन मिलेगा, एग्जेम्पशन मिलेगा कि जयपुर वाला घर बेचा उस पे कैपिटल गेन पे एग्जेम्पशन मिलेगा, एग्जेम्पशन मिलेगा कितना ये तो बताओ। यहां पे मान लो ये 40 लाख का कैपिटल गेन है, ये जो भी बात कर रहे हैं हम लैक्स में कर रहे हैं, मान लो ये 40 लाख का कैपिटल गेन है, तो एग्जेम्पशन मिलेगा कितना, अपने को घर जो नया खरीदना है वो खरीदना कितने का है। लॉ मेकर्स बोलते हैं आपको एग्जेम्पशन कैसे मिलेगा, तो देखिए आपको एग्जेम्पशन के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, ऐसा कोई ऐसा 30 मार्क खान जैसा फॉर्मूला है नहीं। तो आपको एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, तो अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन, आपको एग्जेम्पशन मिलेगा कि जो भी आपका कैपिटल गेन का अमाउंट है, मींस जितना आपका कैपिटल गेन का अमाउंट है, या फिर कॉस्ट ऑफ न्यू असेट कितना है आपका, कॉस्ट ऑफ न्यू असेट मतलब नया घर जो खरीदा, या फिर जितना आपने डिपॉजिट करवाया सीजीएएस में, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, विच एवर इज लोअर। बड़ा सिंपल है,
बड़ा सिंपल है, इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए, आप बोलोगे अरे सर ये तो हमको पता था। देखिए मैंने क्या बोला, एग्जेम्पशन कितना मिलेगा कि जितना कैपिटल गेन का अमाउंट है या फिर कॉस्ट ऑफ न्यू असेट या डिपॉजिट अमाउंट विच एवर इज लोअर। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इधर देखना इधर देखना इधर देखना। हुआ क्या, जैसे आपने ये घर बेचा, मैंने इसका कैपिटल गेन था 40 लाख, इसका कैपिटल गेन है 40 लाख। मैंने जो ये नया घर खरीदा मुंबई में, ये मैंने 30 लाख में खरीदा। ये मैंने जो नया घर खरीदा, इसकी जो कॉस्ट ऑफ न्यू असेट है वो मान लो 30 लाख है। तो एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, 40 लाख और 30 लाख, विच एवर इज लोअर कम्स टू 30 लाख। तो यहां पे मुझे 30 लाख का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। कैपिटल गेन का अमाउंट कितना है 40 लाख, कॉस्ट ऑफ न्यू असेट मैंने कितने में खरीदा 30 लाख में, तो लोअर कितना है 30, तो मुझे 30 का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। लेकिन सर एक बात बताओ, 30 का एग्जेम्पशन मिलेगा, मींस 30 पे मुझे कोई टैक्स नहीं भरना, 10 पे मुझे टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन सर एक बात बताओ, ये नया घर जो आपने खरीदा बॉम्बे में, ये आपने 50 लाख में खरीदा होता तो, अगर 50 लाख में खरीदा होता तो उस केस में मेरा कैपिटल गेन था कितना 40, और मैंने नया असेट कितने में खरीदा 50 में खरीदा, तो लोअर कितना है 40 में से आप पूरे 40 का एग्जेम्पशन मुझे मिल जाएगा। तो बड़ा सिंपल सी चीज है कि भैया एग्जेम्पशन आपको कितने का मिलेगा, जो कैपिटल गेन का अमाउंट है और इन्वेस्ट कितना किया, विच एवर इज लोअर। कैपिटल गेन का अमाउंट 40 है, इन्वेस्ट आपने 30 किया, 30 का एग्जेम्पशन। अगर आपने 40 पूरा इन्वेस्ट किया 40 का एग्जेम्पशन, अगर आपने 50 जो यूज किया तो 40 का एग्जेम्पशन, अगर आपने 90 यूज किया तो आपका 40 का एग्जेम्पशन। तो सिंपल सी बात है, कैपिटल गेन कितना है और आप यूज कितना कर रहे हो नए घर में। नए घर की आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप लेंगे या फिर जितना आपने डिपॉजिट करवाया सीजीएस में। भाई मैंने घर खरीद लिया तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी, नहीं तो आपको पैसा वो सीजीएस अकाउंट में जमा कराना पड़ेगा। देखेंगे सीजीएस में जमा कितना कराया, भैया इन दोनों में से जो लोअर वाला रहेगा ना, उतने का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। चलिए अब अपन एक काम करते हैं, कुछ पॉइंट्स लिखना चालू करते हैं।